सारी रात नल चलने की आवाज़ें आती रहीं। कभी कोई औरत की आवाज़ जैसे वो किसी तकलीफ़ में है, कभी रोने की आवाज़ें, कभी ऐसी आवाज़ें कि समझ में नहीं आ रही थीं। एक बदरूह की कहानी जिसे सुनकर आप भी डर और खौफ में मुब्तला हो सकते हैं। उस कॉलोनी में गवर्नमेंट स्कूल था। मेरा ट्रांसफ़र हुए काफ़ी अरसा हो गया था। उस कॉलोनी के रिहायशी बहुत अच्छे थे। कॉलोनी के बहुत से बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। उनके वालिदैन से भी सलाम दुआ अच्छी खासी हो गई थी। उन दिनों मेरी छोटी बहन जो एक किराए के घर में रह रहे थे, उनके मालिक मकान ने अचानक कहा कि घर खाली कर दें, मुझे कुछ इमरजेंसी हो गई है। मेरी बहन और बहनोई परेशान हो गए। किराए का मकान मिलना इतना आसान नहीं था, कुछ दिन तो लगते हैं। हमने अक्सर लोगों को कह रखा था कि अर्जेंट घर चाहिए। एक दिन अचानक असद यानी मेरे बहनोई को एक शख्स मिला और घर का बताया। असद ने उस शख्स के साथ घर भी देख लिया और एडवांस भी दे दिया। मैं स्कूल से घर गई तो बहन का फ़ोन आया कि बाजी, असद ने घर डन कर दिया है, एडवांस भी देकर आ गए हैं, आज सामान शिफ्ट कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं भी आ जाऊंगी। मैंने जल्दी जल्दी घर का काम ख़त्म किया और बहन के पास पहुंच गई। सामान शिफ्ट हो रहा था। जब मैंने उससे मकान का पूछा तो असद ने कहा, बाजी आप कॉलोनी तो जानती है ना, जहां आपका स्कूल है। अरे वहाँ है घर? मैंने हैरत से पूछा। अच्छा चलो ठीक है, मैं रोज़ाना मिल लिया करूँगी। मैं रिक्शे में वहाँ पहुँची। मगरिब होने वाली थी। कॉलोनी में तो था वो घर, लेकिन पीछे की तरफ था, यानी कॉलोनी के बड़े गेट से काफ़ी अंदर था। पूरी कॉलोनी की बाउंड्री में 2 गेट थे। मैं तो उसी गेट से अंदर गई जहाँ से रोज़ स्कूल जाती थी। जब मैं घर में दाखिल हुई तो मुझे वहशत सी महसूस हुई। फिर मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से बंद पड़ा होगा, सफाई नहीं हुई, वीराना सा लग रहा है। अभी सामान सेट होगा और वहीं रहेंगे, बसेंगे, नमाज और कुरान की तलावत होगी तो रौनक आ जाएगी। फराह ने कहा, सबसे पहले किचन सेट कर लेते हैं। मैं अपने छोटे भांजे फैज़ के पास ही बैठ गई थी। बच्चे ने ज़रा सा भी तंग नहीं किया, बिल्कुल चुप झूले में लेटा रहा। न फीडर की तलब हुई उसे और ना ही उसने नैपी गीली की। फराह भी असद के साथ काम में लगी रही। मगरिब हो गई, रेडीमेड खाना मंगवाया गया। मैं, असद और फराह, हम 3 लोग थे। हम तीनों ने 2 या 3 लुक़मे लिए। बर्तन खाली, रोटी सालन दोनों ख़त्म। हम हंस पड़े। ये महसूस ही नहीं किया कि हमारे साथ कोई और भी है। तीनों ये समझ रहे थे कि हम लोगों ने खाया है, लेकिन पेट तो अभी खाली है। फिर और सालन रोटी मंगवाया, लेकिन अब भी हम लोग हैरत और परेशानी से एक दूसरे को देखने लगे। फिर तीसरी बार असद खाना लाए, लेकिन अब भी लग रहा था जैसे खाना खाया ही नहीं। मगर मैंने मना कर दिया कि अब आप हम दोनों को अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। किचन सेट हो गया था। असद ने वॉशरूम में 2-3 बर्तन पानी से भर रखे थे। अब हम तीनों ने महसूस किया कि फैज़ी झूले में ऊंधा लेटा है और किचन की तरफ घूर रहा है। असद वॉशरूम जाने के लिए कमरे से बाहर निकले तो फौरन ही लौट आए। फराह इधर आओ। फराह ने जाकर देखा, किचन सारा बिखरा पड़ा है। कुछ बर्तन किचन के अंदर और कुछ बाहर पड़े हैं। अब ये लोग घबरा गए और मुझे भी उन लोगों ने रोक लिया था। मैं भी खौफ महसूस कर रही थी। किचन या वॉशरूम की लाइट हम ऑन रखना चाहते थे, लेकिन लाइट ऑन करके कमरे में आए तो लाइट ऑफ हो जाती। या अल्लाह खैर, या अल्लाह रहम फरमा, हमारी मदद फरमा। ये क्या मसला है, हम कहाँ आ गए? फराह के 2 बच्चे फैज़ी से बड़े थे। 6 साल की बेटी, 4 साल का बेटा और फिर 1 साल का फैज़ी। 2 बड़े बच्चे सो रहे थे। मैंने सब पर खुद पर हसार बांध लिया था। सारी रात नल चलने की आवाज़ें आती रहीं। कभी किसी औरत की आवाज़ जैसे वो किसी तकलीफ में है, कभी रोने की आवाज़ें, कभी ऐसी आवाज़ें कि समझ में नहीं आ रही थीं। पूरी रात हम लोगों ने बैठकर कलाम इलाही पढ़कर गुजारी। मैं वॉशरूम और किचन की तरफ नहीं गई, बस जिस कमरे के दरवाजे से घर में दाखिल हुई उसी से घर से निकली। जैसे ही फजर की आज़ान हुई तो मैंने असद से कहा कि आप गाड़ी लेकर आएं
और अभी फिलहाल मेरे घर चलो और हमें एक लम्हा भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। असद उस शख्स को देखने लगा तो वो कहीं नहीं मिला जिसने इस मकान का कहा था, क्योंकि वो इसी घर का मालिक था और यहीं इसी कॉलोनी में रहता था। मगर इस इलाके के लोगों ने उसके हुलिये के बारे में सुनकर और उसका नाम सुनकर कहा कि अरे वो शख्स वाकई इसी घर में रहता था। जब उस घर की औरत जिसने अपने शोहर के जुल्म सितम से तंग आकर पंखे से लटक कर खुदकुशी की थी, आपने उस घर में रात भी कैसे गुजार ली? अब तो कोई इस तरफ से गुजरता भी नहीं। आप लोग कब आए? आपको किसी ने देखा भी नहीं, वरना कभी भी आपको इस घर में आने नहीं देते। आपने शायद गौर नहीं किया कि इस कमरे की दीवारों पर उस औरत के पाँव के निशान हैं जो अब भी मध्यम हो गए हैं। खुदकुशी करते हुए वो शायद बहुत अजियत में होगी। उसने पाँव चलाए, दीवारों पर थोड़े थोड़े फासले पर पैरों के निशान भी नजर आ रहे हैं। और ज़हीर सलमा का बयान था, वो तो उम्र कैद के दौरान जेल ही में मर गया था। उस औरत का शोहर तो उम्र कैद के दौरान जेल में ही मर गया जब से ये घर बंद पड़ा है। उसका शोहर बीवी के इंतकाल के बाद कुछ अरसे तक रूपोश रहा, जब घर का साजो सामान कहीं शिफ्ट कर दिया था, और जब वो पकड़ा गया तो जेल में ही मर गया। आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जो ऐसे घर से बचकर निकले हैं। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा बावजू रहती हूँ और नमाज की पाबंदी करती हूँ। दिन में 1 मरतबा से ज़्यादा तलावत कलाम पाक करती हूँ और बाआवाज़ बुलंद मैंने उस घर में इशा की नमाज के बाद तलावत बाआवाज़ बुलंद की थी। मेरे रब ने हम पर अपना रहमो करम फरमाया और हमारी जानें बच गईं। अल्लाह से दुआ है कि हर एक को इस किस्म की आफात, बिलियात, आसेब और शैतानी नागहानी बलाओं से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।